बिहार में जो अभी पिछले 2-3 दशकों से व्यवस्था चल रही है, उसका सबसे ज़्यादा बुरा असर किसी वर्ग पर पड़ा है तो वो युवा वर्ग है। आज युवाओं की छवि बिहार में सिर्फ़ और सिर्फ किसी पार्टी का झंडा उठाने वाला या किसी के लिए बस भर के सभाओं में भीड़ इकट्ठा करने वाले वर्ग के रूप में रह गया है। हमने कहा है कि जन स्वराज की जब सरकार आएगी तो हमारा सबसे पहला जो काम होगा वो 15 साल तक के बच्चों के लिए अच्छी सरकारी स्कूल में शिक्षा व्यवस्था को बहाल करना। और हमने ये भी कहा है कि हर प्रखंड, तकरीबन 500 के आसपास प्रखंड हैं, प्रखंड स्तर पे एक स्कूल जो केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय के आड़े का होगा कि अगर सरकारी स्कूलों में शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो तो किसी भी माँ बाप के लिए सरकारी स्कूल पहली प्रेफरेंस होता है, ना कि प्राइवेट स्कूल। इसका मैं आपको उदाहरण देता हूँ। अगर आपको मौका दिया जाए कि आप नवोदय विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहेंगे या किसी प्राइवेट स्कूल में, तो हर माँ बाप चाहेगा कि वो नवोदय विद्यालय में पढ़ाए। यहाँ के युवाओं की जो टेंडेंसी है कि भाई अगर हमको पढ़ाई करनी है तो किसी और राज्य में जाना है, तो इसका नुकसान यहाँ के माँ बाप को भी उठाना पड़ रहा है। यहाँ के माँ बाप अपनी गाढ़ी कमाई किसी और राज्य के ऊपर फेंक के आते हैं, तो ना तो सिर्फ यहाँ के बच्चों का पलायन हो रहा है बल्कि यहाँ का जो आर्थिक जो पलायन है वो भी हो रहा है यहाँ से। नमस्कार, आप देख रहे हैं भव्य बिहार न्यूज़। मेरा नाम रुपेश सिंह है। देखिए, जो 2025 विधानसभा चुनाव सामने हैं और किस प्रकार से जो है तैयारी हो रही है, जन स्वराज के जो सभी धुरंधर हैं वो मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए खास मेहमान हैं प्रोफेसर कुमार शांतनु, और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हैं। तो सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया रितेश। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को नमस्कार कहता हूँ। सर, क्या कहेंगे, अभी जो चुनावी परिवेश चल रही है इसमें युवाओं की क्या भागीदारी हो रही है, या कैसे जन स्वराज जो है युवाओं को कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिहार में जो अभी पिछले 2-3 दशकों से व्यवस्था चल रही है, उसका सबसे ज़्यादा बुरा असर किसी वर्ग पर पड़ा है तो वो युवा वर्ग है। आज युवाओं की छवि बिहार में सिर्फ़ और सिर्फ किसी पार्टी का झंडा उठाने वाला या किसी के लिए बस भर के सभाओं में भीड़ इकट्ठा करने वाले वर्ग के रूप में रह गया है। तो और जो भी बिहार का युवा थोड़ा बहुत भी अच्छा पढ़ना चाहता है या कोई रोज़ी रोज़गार करना चाहता है, तो सबसे पहले उसके जहन में आता है कि भाई हम कौन सी जगह पे जाके काम करेंगे। तो बिहार के युवाओं को बिल्कुल अनाथ बना के छोड़ दिया है। उनके लिए, उनके मुद्दों पर बात करने के लिए पिछले 2-3 दशकों में जो यहाँ की सरकार है उन्होंने काम करना बंद कर दिया। यही वजह है कि आज बिहार मज़दूरों की फैक्ट्री बन गया है। अगर आपको 10-15 हज़ार रुपये की भी नौकरी चाहिए तो आपको गुजरात में या फिर पंजाब की फैक्ट्री में जाना पड़ता है। बिल्कुल। शिक्षा की बात करें तो ये किसी से भी छुपा हुआ नहीं है कि बिहार के स्कूली शिक्षा की हालत क्या है, बिहार के कॉलेज और यूनिवर्सिटी की शिक्षा की हालत क्या है। तो जो सबसे बड़ा वर्ग जो इस कुव्यवस्था का शिकार है वो बिहार का युवा है। तो बिहार की व्यवस्था को बदलने के लिए अगर किसी को सबसे ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा तो वो युवा वर्ग को ही लगाना पड़ेगा। और जन स्वराज के माध्यम से बिहार का युवा वर्ग उस विकल्प को ढूंढ रहा है जिस विकल्प के साथ वो इस बिहार की व्यवस्था को बदल देगा। अच्छा सर, जन स्वराज की तरफ से भी एक बात हमने सुनी है, इसमें कितनी सच्चाई है वो तो आपसे जान लेंगे कि जन स्वराज की अगर सरकार आती है तो 500 रुपये जो स्कूल, प्राइवेट स्कूल में उनके बच्चों को पढ़ाने की बात की गई है, तो कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल को दुरुस्त नहीं किया जाएगा क्या, कि ऐसी बातें कही जा रही हैं? देखिए, इस पूरे बात को मैं पूरी तरह से रखना चाहता हूँ। हमने कहा है कि जन स्वराज की जब सरकार आएगी तो हमारा सबसे पहला जो काम होगा वो 15 साल तक के बच्चों के लिए अच्छी सरकारी स्कूल में शिक्षा व्यवस्था को बहाल करना। और हमने ये भी कहा है कि हर प्रखंड, तकरीबन 500 के आसपास प्रखंड हैं, प्रखंड स्तर पे
एक स्कूल जो केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय के ताड़े का होगा, वैसे स्कूल की स्थापना करना। अब ऐसे स्कूल रातों रात एक दिन में तो नहीं बनेंगे। तो जनसुराज ये कहता है कि इस व्यवस्था को पूरा करने में हो सकता है कि 2 महीने से लेके 10 महीने का समय लगे। तब तक के लिए अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं, तो आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए और उसका खर्चा जनसुराज की सरकार देगी। तो हमारा ये कहना है। मैं इस बात के लिए यहाँ पे थोड़ा और जोड़ना चाहूँगा कि अगर सरकारी स्कूलों में शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो तो किसी भी माँ बाप के लिए सरकारी स्कूल पहली प्रेफरेंस होता है, ना कि प्राइवेट स्कूल। इसका मैं आपको उदाहरण देता हूँ। अगर आपको मौका दिया जाए कि आप नवोदय विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहेंगे या किसी प्राइवेट स्कूल में, तो हर माँ बाप चाहेगा कि वो नवोदय विद्यालय में पढ़ाए। अगर आपको मौका मिले कि आप केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहें या किसी प्राइवेट स्कूल में, तो आप केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि वो सरकारी विद्यालय तो हैं, पर उनकी शिक्षा का जो स्तर है वो काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप अपने सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बना देंगे तो हर माँ बाप चाहता है कि उनका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े। तो इस व्यवस्था को हम बहाल करना चाहते हैं। इसमें अगर थोड़ा समय लगेगा, उस समय के लिए अगर फिर भी माँ बाप को लगता है कि भाई हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं, तो उसका खर्चा जनसुराज तब तक के लिए जी तब तक के लिए ही है। बिल्कुल। हायर एजुकेशन पे क्या कहेंगे, जो अभी भी बाहर जाना पड़ रहा है बिहार से लगातार, अगर अच्छी पढ़ाई करनी हो, या यहाँ की डिग्री की बात करें तो कम मान्यता दी जाती है? क्या आप ऐसा मानते हैं कि यहाँ की डिग्री को कम मान्यता अभी भी दी जा रही है? देखिए, इस बात को आपको समझना होगा कि बिहार का जो गौरवशाली अतीत रहा है वो यहाँ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की वजह से भी रहा है। आप चाहे पटना यूनिवर्सिटी की बात कर लें, पटना साइंस कॉलेज की बात कर लें, भागलपुर की यूनिवर्सिटीज़ की बात कर लें, मुजफ्फरपुर के बिहार यूनिवर्सिटी की बात करें। एक समय था जब यहाँ पे आपको शिक्षा का स्तर बहुत मजबूत हुआ करता था। पिछले 2-3 दशकों में धीरे धीरे हमने यहाँ के शिक्षण संस्थानों का गला घोट दिया है। हर जगह 3 साल की डिग्री आपको 4 साल 4.5 साल में मिलती है। युवाओं का जो प्राइम यूथ का टाइम होता है वो ख़राब होता है। इस व्यवस्था को दुरुस्त करना जनसुराज की जिम्मेदारी तो है ही जी। जब जनसुराज की सरकार आएगी तो हम इसके ऊपर भी काम करेंगे। दूसरी बात ये है कि ये जो यहाँ के युवाओं की जो टेंडेंसी है कि भाई अगर हमको पढ़ाई करनी है तो किसी और राज्य में जाना है, तो इसका नुकसान यहाँ के माँ बाप को भी उठाना पड़ रहा है। यहाँ के माँ बाप अपनी गाढ़ी कमाई किसी और राज्य के ऊपर फेंक के आते हैं। तो ना तो सिर्फ यहाँ के बच्चों का पलायन हो रहा है, बल्कि यहाँ का जो आर्थिक जो पलायन है वो भी हो रहा है यहाँ से। इन सब को रिवर्स करना जनसुराज की प्राथमिकता रहेगी। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत सर ये होती है कि हायर स्कूल के लिए तो जाना ही पड़ता है, और उसके बाद भी दिक्कत है अगर जो नीचे तबके के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको पढ़ने के लिए सर जो बड़े बड़े अमाउंट पे करने होते हैं, तो ऐसे में कैसे बच्चे होते हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं? देखिए, ये सरकारी आंकड़ा है जो मैं आपको बताऊं कि 10वीं 12वीं पास करने के बाद मात्र 1 से 1.5% दलित समाज का बच्चा उच्च शिक्षा में जा पाता है। तकरीबन 2 से 2.5% ही बच्चे अति पिछड़े वर्ग के उच्च शिक्षा में जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने अपने स्कूली शिक्षा को इतना दुरुस्त नहीं किया है। अगर हम अपनी स्कूली शिक्षा को दुरुस्त करेंगे तो समाज के सबसे निचले स्तर से, समाज के सबसे निचले तबके का बच्चा भी उच्च शिक्षा के लिए कॉलेजेस तक पहुंचेगा, यूनिवर्सिटीज़ तक पहुंचेगा। हमको इसको इंश्योर करना चाहिए। दूसरा, यहाँ के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में स्किल बेस्ड और वोकेशन के बेस्ड कोर्सेज अगर हम दें तो बच्चा रोज़गार के लायक बनता है। आप क्लासिकल सब्जेक्ट्स के साथ आप उनको डिग्री तो दे सकते हैं, पर आप उनको एम्प्लॉयबल नहीं बना सकते, रोज़गार लायक नहीं बना सकते। तो जितनी ज़्यादा हम यहाँ पर कौशल के ऊपर जुड़े हुए कार्यक्रम नहीं रखें, पाठ्यक्रम नहीं रखें, तो तब तक हमारा युवा जो है वो रोज़गार के लायक नहीं बनेगा। तो हमको इसके ऊपर काम करना चाहिए। तो युवा प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, क्या कहेंगे युवाओं की इस बार जो है विधानसभा चुनाव में भागीदारी रहेगी क्या? देखिए, जब हम युवाओं की बात करते हैं और युवाओं की भागीदारी की बात करते हैं तो हमको ये समझना होगा कि समाज के जितने भी घटक हैं, चाहे वो अलग अलग वर्ग हों, चाहे वो महिला हों,
चाहे वो मुस्लिम समाज हो, दलित समाज हो, अति पिछड़ा समाज हो, पिछड़ा समाज हो, हर वर्ग में आपको योग्य और कुशल सजग युवा मिलते हैं। तो बिहार की राजनीति में सक्रिय भूमिका में जन स्वराज का ये प्रयास है कि हम हर वर्ग से चुनकर ऐसे युवाओं को लेकर आएं और उनको जनता के सामने खड़ा करें, ताकि जनता उनको प्रतिनिधित्व करने का, उनको नेतृत्व करने का मौका दे। जन स्वराज के प्रदेश युवा अध्यक्ष होने के नाते मेरी ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि मैं युवाओं की जो भागीदारी है सक्रिय राजनीति में, उसको दुरुस्त करूं, उसको इंश्योर करूं। और इसके लिए ये हम पूरे बिहार से ऐसे युवाओं को ढूंढते भी हैं, ढूंढ भी रहे हैं, और उनकी सक्रिय भागीदारी ना सिर्फ विधानसभा के चुनाव में बल्कि हम उसके आगे की चुनाव में भी सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने एक नारा दिया है कि 2025 जन स्वराज और 2026 युवा राज। बिल्कुल, क्योंकि आपको सिर्फ विधायक बदलने से पूरा बिहार नहीं बदलेगा। आपको अगर बिहार को बदलना है तो आपको अपने वार्ड, अपने सरपंच, अपने मुखिया, अपने जिला परिषद में बिल्कुल हर स्तर पर युवाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना पड़ेगा और युवाओं की भागीदारी को आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। क्योंकि सर हमने आपसे ये सवाल इसलिए किया था कि युवाओं की भागीदारी होगी, क्योंकि देखा जाता है जो तमाम पार्टियां हैं वो भी युवाओं पे बात तो करती है जी, लेकिन कहीं ना कहीं जो है जब चुनाव आती है तो वो उसमें उसकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर पाती। इसलिए हमने ये बात की है आपसे कि युवाओं की भागीदारी जन स्वराज में क्या रहने वाली है। आप ये देखिए, अगर आप आंकड़े उठाकर देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जितने भी आपके विधायक आए हैं, उनमें से मात्र 7 से 8% ऐसे लोग हैं जो युवा नेता हैं, और उसमें से भी तकरीबन 2/3 ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी राजनीतिक परिवार से या किसी राजनेता के बच्चे हैं। कहने का मतलब ये है कि एक आम युवा अगर राजनीति में अपनी भागीदारी या अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करना चाहता है तो आज बिहार की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो उसको तवज्जो नहीं देती। जन स्वराज का ये मानना है कि बिहार के विकास का कोई भी रास्ता हो वो बिहार के युवाओं से होकर गुजरेगा। पलायन पे सब कुछ कहेंगे क्या, क्योंकि जो अधिकतर युवा होते हैं वो बिहार से बाहर ही जाके कमाने पे मजबूर हैं, तो क्या जन स्वराज की अगर सरकार आती है तो इन सभी जो कुव्यवस्था है उस पर रोक लगाएगी, ख़त्म करेगी इस व्यवस्था को बिहार से? देखिए, पलायन को मैं सिर्फ एक और बात जोड़ना चाहेंगे सर, क्योंकि यहाँ से जाते तो हैं, काम भी कर रहे हैं और वहाँ से उनको गालियाँ दी जा रही हैं, पीटा जा रहा है, लगातार शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। इसलिए हमने ये बात कही कि वो व्यवस्था बिहार में ही क्यों नहीं। देखिए, जब हम पलायन की बात करते हैं तो पलायन को मैं सिर्फ युवाओं से जोड़कर नहीं देखता हूँ। पलायन एक ऐसा विकराल मुद्दा है जो बिहार के हर वर्ग के लिए रेलेवेंट है, प्रासंगिक है। मैं बताता हूँ क्यों। जब आप यहाँ पे देखेंगे कि लोग पलायन कर जाते हैं तो अकेले करते हैं, परिवार तो यहाँ छूट जाता है। तो बिहार में एक पूरी की पूरी पीढ़ी, एक पूरा का पूरा नस्ल जो है अपने पिता का चेहरा देखे बिना बड़ा हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसका पिता बाहर कहीं पर नौकरी कर रहा है, वो सिर्फ छठ में, होली में, ईद मुहर्रम में आएंगे, सिर्फ पर्व त्यौहार में आएंगे और फिर वापस चले जाते। तो उनके बच्चे बिल्कुल भेड़ बकरियों, जानवरों की तरह ट्रेन में भर के आते हैं और उनके बच्चे यहाँ पर अपने पिता के उस चेहरे को देखे बिना बड़े हो रहे हैं। और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, 16-18 साल का हो जाता है, तो उसके माँ बाप फिर से कहते हैं कि अब तुम जाओ, क्योंकि कमाना है तो गुजरात जाना पड़ेगा, पंजाब जाना पड़ेगा। आप ये भी समझिए कि बिहार की महिलाएं अपने पति के बिना, अपने बेटों के बिना यहाँ पर अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारने के लिए मजबूर हैं। तो पलायन ना सिर्फ युवाओं का मुद्दा है, पलायन तो यहाँ की महिलाओं का भी मुद्दा है। पलायन युवाओं का ही नहीं, यहाँ के बच्चों का भी मुद्दा है, पूरे परिवार का मुद्दा है। आप जिस उम्र में आपके समाज के अभिभावकों को अपने बेटों की सेवाएं मिलनी चाहिए, उस उम्र में वो समाज में अकेले रहने को मजबूर हैं क्योंकि उनका बेटा बाहर कमाने गया है। तो पलायन यहाँ के बुजुर्ग अभिभावकों का भी मुद्दा है। तो पलायन इतना विकराल समस्या है
जो समाज के हर वर्ग से जुड़ा हुआ है और इस पलायन को रिवर्स करने का संकल्प जनसुराज लेता है। और हम अपने सारे मुद्दों में पलायन को सबसे बड़ी समस्या मानते हैं और इसको हम ठीक करके रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया रितेश जी। तो आपने सुना युवा प्रदेश अध्यक्ष है कुमार शांतनु जी, उनका साफ साफ तौर पे कहना है कि बिहार में अगर रोजगार हो तो यहाँ के युवाओं को या पूरे परिवार को ये दिक्कत नहीं झेलनी पड़ेगी, इसलिए जन स्वराज का सरकार बनना बहुत ज़रूरी है। तो देखते रहिए तमाम खबरों के लिए भव्य बिहार। बहुत शुक्रिया।